आज हम पढ़ते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। शुभम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में उसका फिजिकल इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। जिस प्रकार कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसी प्रकार मेमोरी का भी एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आज जो हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डेटा को स्टोर एक्चुअल में मेमोरी कैसे करता है, उसका पार्टीशन कैसे करता है और डेटा जो है वो किस प्रकार से हमारा सेव रहता है। तो हार्ड डिस्क से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर। यदि हमें उसका फिजिकल बनावट मालूम हो तो हम उन आंसर को सही कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं आज की क्लासेस में। तो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। यदि हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड डिस्क कई सेक्टर में डिवाइड रहती है। तो ये जो जगह है ये इतना इसका कहलाता है सेक्टर, हार्ड डिस्क का सेक्टर। सेक्टर की उपयोगिता क्यों, वो हम समझे तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बड़ी कॉलोनी है, जब कॉलोनाइजर इस कॉलोनी को काटता है, माना कि इसमें 100 प्लॉट है, ठीक है। अब 100 प्लॉट यदि उसने इस प्रकार से डिवाइड किए हैं, ठीक है, और इनकी नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से किया, ये हमारे प्लॉट हो गए, ठीक है। इनमें रास्ते भी हैं बीच में, ये से मान सकते हैं, ठीक है। यहां से इनमें प्रवेश, इन प्लॉट पर पहुंचने के लिए ये इनके रूट है, ठीक है। अब आपको यदि अलॉट हुआ है 55 नंबर का प्लॉट या 54 नंबर का प्लॉट, तो अब ऐसी स्थिति में आप अपने प्लॉट तक जाने के लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे जिससे आप आसानी से अपने प्लॉट पर पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से प्रवेश करेंगे, नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, इस प्रकार से लेकर के तो कहां तक जाएंगे, 54 तक। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम तो क्या करते हैं, सीधे अपने प्लॉट पर पहुंचते हैं। तो अपने प्लॉट पर पहुंचने के लिए आसान सा तरीका क्या, तो यदि ओनली नंबरिंग यहाँ पे की होती तो हमें यहाँ पर इसी प्रकार से जाना होता। हो सकता है कि नंबरिंग इधर से काउंट हो 1 2 3 4, ऐसे में फिर उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने में समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलोनाइजर 1 से 100 तक के जो प्लॉट है वो ऐसे ना काटते हुए कैसे काटेगा, वो सेक्टर में डिवाइड करेगा। सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी, सेक्टर ई। अब यदि आपको कोई प्लॉट मिला है तो वो 54 नंबर का हो सकता है, लेकिन वो क्या कहेगा, एक और बात कहेगा, डी सेक्टर का 54, ठीक है। यानी क्या हुआ, उसका सेक्टर डिवाइड हुआ, उसके बाद उसका नंबर डिवाइड हुआ। सेम प्रोसीजर है हार्ड डिस्क के अंतर्गत। यहां तो 100 ही प्लॉट है, हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, पहले 1 GB 2 GB चल रहा था, लेकिन अभी क्या आ गया, 1024 GB पर 1 टेराबाइट। अब 1 टेराबाइट 1024 GB, इस प्रकार से 1 टेराबाइट पर ही नहीं रुका है, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 8 टेराबाइट, 16, 32 टेराबाइट। तो इतने बड़े प्लेस में पर्टिकुलर एक छोटी सी फाइल एक्सेस कैसे की जाए। तो अब एक्सेस करने वाला भी कौन, यदि हम इस प्लेट में देखें तो आप दूरबीन से, दूरबीन कितनी अच्छी दूरबीन लगा के देख लेंगे, डेटा नहीं देख पाएंगे। तो इस डेटा को एक्चुअली में एक्सेस करके ला करके कौन देता है, ठीक है। तो ला करके देने वाले की बात आगे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो है कि सेक्टर की। तो सेक्टर में डेटा जब सेव होता है तो आसानी से एक्सेस हो जाता है। सेक्टर के अंतर्गत ये जो दिखाई दे रही है कहलाता है क्लस्टर। जैसे ये सेक्टर है और एक सेक्टर के अंतर्गत प्लॉट अलॉट किए हैं, ठीक है। तो ये प्लॉट, ये जगह, यहां पर हमें मकान बनाना है, ये क्लस्टर, ये जगह, यहां पर हमें डेटा को रखना है। क्या हो गया, सेक्टर्स, और सेक्टर के अंतर्गत क्लस्टर। तो इस प्रकार से कई सेक्टर में हमारी हार्ड ड्राइव बटी होती है,
ठीक है। और सेक्टर के अंतर्गत पाया जाता है क्लस्टर, और क्लस्टर के ग्रुप में डेटा स्टोर होता है। अब यदि आपका एक क्लस्टर में काम हो गया तो यहीं पे रुक गया, लेकिन एक में नहीं हुआ तो दो क्लस्टर, जैसे आपका एक प्लॉट में काम हो गया तो आपने ये ले लिया, नहीं हुआ तो दो, नहीं लिया बना तो तीन चार। कोई लोग होते हैं 5-5 6-6 प्लॉट एक साथ खरीदते हैं और पूरा एक साथ बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर। अब इसमें धीरे 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 डेटा इस प्रकार से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये तो उसकी हो गई बनावट। अब इस पूरे बनावट में यहां पर जब आप सिस्टम को रखते हैं, सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कहाँ स्टोर होता है, तो वो मूलतः कहीं ना कहीं डिस्क में होता है। और जब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर हम खास तौर पे समझ रहे हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले फ्लॉपी में भी रहता था, यदि बूटेबल CD है CD में भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी प्रणाली के अंतर्गत डेटा स्टोर होता है। चलिए अब हम यहां पर इसके डेटा स्टोरेज की बात करें तो इस हार्ड डिस्क को सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं इसको, तो कंट्रोलर खुद ही इस हार्ड डिस्क के दो भाग निर्धारित कर देता है। दो भाग कौन कौन से, एक कहलाता हमारा सिस्टम एरिया और दूसरा कहलाता हमारा डेटा एरिया। सिस्टम एरिया यानी नाम से स्पष्ट है, सिस्टम एरिया यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है वो लोकेशन, वो प्लेस कहलाता हमारा सिस्टम एरिया। भैया ये तो सिस्टम एरिया का भाग है, यानी सिस्टम ने अपने रहने के लिए कुछ जगह ले ली, कॉलोनाइजर ने अपने रहने के लिए भी कुछ प्लॉट निकाल लिए, या अपनी फैमिली या फिर अपने रिलेशन के लिए कुछ प्लॉट उसमें से पहले ही रख लिए। अब वो क्या होंगे, वो मेन लोकेशन होंगे जो रोड से, जो फ्रंट से निकलते हैं। ये हो सकता है ये कॉर्नर का भी हो, तो ये कॉर्नर का दो प्लॉट खुद ही इन्होंने रख लिए। क्यों रख लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा, इधर से आएगा तो भी यहाँ पर मिलेगा। उससे क्या होगा कि उनको आसानी होगी, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू तो नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ पर आसानी होती है। प्राइमरी पार्टीशन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के रखने से, जैसे उसका पार्टीशन, एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन, एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन आप कर सकते हैं C2Z। C2Z तो A B क्यों नहीं कर सकते, A और B में कौन सी बनावट में बेकार है, तो A और B कोई बनावट में बेकार नहीं है। A और B भी दोनों अच्छे लेटर हैं बेचारे, A और B शुरुआत तो यही करते हैं ABCD की, फिर इनको क्यों नहीं लिया, इनको अपनी जाति से बाहर क्यों कर दिया। एक्चुअली में A और B दोनों ही फ्लोपी के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रारंभिक समय में फ्लोपी चला करता था और यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम रखाया जाता था। फ्लोपी के लिए दो लेटर A और B दोनों निर्धारित कर दिए गए, क्योंकि फ्लोपी में एक फ्लोपी से दूसरी फ्लोपी में डेटा रखने के लिए यहाँ पर दो फ्लोपी का यूज करना पड़ता था। जैसे वर्तमान समय में एक CD राइटर हमारे इसमें CD ड्राइव लगा है और एक CD से डेटा दूसरे CD में लेना है, तो हम दो राइटर लगा के नहीं रखते। क्या करते हैं, यहाँ पर बर्न से हम इस CD को बनाते हैं, तो एक भरी हुई CD रहती है, उसकी कॉपी हम करते हैं C ड्राइव में। वो ऑटोमेटिक या तो हम करते हैं या वो एप्लीकेशन करता है नैरो बर्निंग, तो वो उस डेटा को C में टेम्परेरी रूप से रखेगा। जैसे ब्लैंक CD लगाएंगे तो यहाँ पर वो स्टोर कर देगा, लेकिन फ्लॉपी में ऐसा नहीं होता था प्रारंभिक समय में। फिर बाद में कुछ एडवांस पर गए, तब जाकर के कुछ इस प्रकार के सर्विस मिलने लगी कि फ्लोपी में भी एक ही फ्लोपी को कॉपी करके दूसरी फ्लोपी में डाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर हार्ड डिस्क का काम किया करते थे। तो रोम के अंतर्गत या बायोस की हम बात करें, जो हमने कल समझा था, बायोस एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या रोम रीड ओनली मेमोरी, वहां पर फ्लोपी के लिए दो लेटर बाय डिफॉल्ट निर्धारित कर दिए गए A और B। तो अगला जो आता है C, तो जब हार्ड डिस्क का पार्टीशन आप करते हैं तो हार्ड डिस्क को पहला पार्टीशन C बाय डिफॉल्ट निर्धारित कर दिया जाता है। हालांकि यूजर चाहे तो ये अपने हिसाब से भी सेट कर सकता है, यानी वो C की जगह यदि चाहे कि D में इंस्टॉल करना है, E में इंस्टॉल करना है, F में इंस्टॉल करना है, तो वो कर सकता है। जैसे कॉलोनाइजर प्लॉट काटते समय अपने प्लॉट कहाँ रखना है, वो या तो चाहे तो फ्रंट में रख ले, या चाहे कि नहीं यहाँ पे लोकेशन ठीक नहीं, यहाँ पर है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये लोकेशन अच्छी है, तो वो स्वतंत्र इसके लिए। तो सेम उसी प्रकार यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो प्राइमरी पार्टीशन पहला भाग, और उस पहले भाग में
कुछ क्षेत्र जो है कि सिस्टम एरिया ले लेता। अब हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं लेता। यदि हम ऐसे समझे कि इतनी जगह ले ली और इतनी जगह छोड़ दी, नहीं, इसका प्राइमरी पार्टीशन डेटा यहीं से स्टोर होगा, इंटरनल से स्टोर होते हुए आगे बढ़ेगा। ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि 2% भाग सिस्टम एरिया का होता है, बाकी 2% इस कुल डिस्क स्पेस में से प्रारंभिक समय का होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पहले इंस्टॉल करते हैं, तो जो पहले आएगा वो जगह पहले पाएगा और इसी बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना भाग निर्धारित कर देता है। लेकिन यदि यूजर ने ये सेट कर दिया कि भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन एक्सेसिंग वो डी ड्राइव से हो, ई ड्राइव से हो या सेकेंडरी जो भी हमारी ड्राइव होगी वहां से हो, तो वो सेट कर सकता है। ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, हम जब सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सिस्टम एरिया। अब जो सिस्टम एरिया होता है ये कुल डिस्क स्पेस का 2% होता है। बात ध्यान रखना, कुल डिस्क स्पेस का 2% होता है। अब कुल डिस्क स्पेस माना कि हमारे पास 1 टेराबाइट है, तो 1 टेराबाइट का भी क्या 2% होगा? ठीक है, ये बात समझने वाली। यदि पहले 10 जीबी चलता था तो क्या 10 जीबी का भी 2%? तो जब 10 जीबी चला करता था तब ऑपरेटिंग सिस्टम भी डॉस जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज जैसा प्रारंभिक समय का 95 ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था, तो वो बहुत कम एमबी में ही अपना काम कर लिया करता था। लेकिन अब जब विंडोज 10 जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर जो टेराबाइट है, जो जीबी है वो जीबी ना रखे टीबी बन चुका है। अब उस टीबी का 2%, यानी कहीं ना कहीं यदि विंडोज 10 जीबी भी लेता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अनुमान मान के चलिए कि वो 2% हिस्सा सिस्टम एरिया यूज करता है। चलिए, तो इस सिस्टम एरिया के 2% के 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से? तो वो 3 भाग है बूट रिकॉर्ड, फेट और रूट डायरेक्टरी। अब बूट रिकॉर्ड क्या? तो जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम बंद है और सिस्टम को आपने चालू किया, तो पावर बटन जो है वो प्रेस किया, तो वहां से लेकर, यानी पावर बटन जैसे ही प्रेस किया आपने, वहां से लेकर के तो पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आता है। वो पूरी प्रोसेस, वो बीच का जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस कहलाता है बूटिंग प्रोसेस। क्या कहलाता है? बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इस बूटिंग प्रोसेस में इस बूटिंग प्रोसेस में अब कुछ चीजों की आवश्यकता लगती है, और वो जो आवश्यकता लगती है वो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेस पर बूट कंट्रोल आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर उससे संबंधित पूरी जानकारी कहां पर स्टोर होती है? वो सब जानकारी स्टोर होती है बूट रिकॉर्ड के अंतर्गत। कैसी जानकारी? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, बूट कंट्रोल से संबंधित, फेट से संबंधित, मेमोरी स्पेस विवरण से संबंधित, कितना भर गया, कितना खाली है, ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ सेव है, ये सारी इंफॉर्मेशन बूट रिकॉर्ड के अंतर्गत रहती है। इसीलिए इसको कहा जाता है बूट रिकॉर्ड, यानी बूटिंग के समय जो इंफॉर्मेशन देगा, जो रिकॉर्ड देगा, वो कौन सा आगे, तो वो कहलाता है बूट रिकॉर्ड, जो आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाता है बूट कंट्रोल को, ताकि उनको लेकर के हमारा बूट कंट्रोल आगे बढ़ सके। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरा होता है फेट। फेट यानी होता है फाइल अलोकेशन टेबल। जब आप इतने बड़े हार्ड ड्राइव में एक छोटी सी फाइल रखते हैं, जैसे इनको ऐसा समझ सकते हैं जैसे पूरी पृथ्वी है। अब पूरी पृथ्वी है, आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने छोटे से उसमें उसका आंसर दिया कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। क्या सही आंसर है आपका? आंसर तो बिल्कुल सही है। कहाँ रहते हैं? बोले पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन सामने वाला जो पूछना चाह रहा है, पूछ रहा है क्या आपके इतने के देने से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मिल जाएगा उसको? नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी में आपको सर्च कैसे करेगा? कोई नारद जी तो है नहीं वो जो घूमते घूमते चला जाएगा नारायण नारायण, नहीं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसका कंप्लीट एड्रेस देना होगा। बोले हम पृथ्वी है, 3 लोक में एक लोक पृथ्वी लोक भी है, उसमें हमारा एक देश है भारत, उस भारत के अंतर्गत एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है शाजापुर, उस शाजापुर के अंतर्गत तहसील है सुजालपुर, उस सुजालपुर के अंतर्गत हमारा ये गांव है, या हम सुजालपुर में पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हैं। उस कॉलोनी में इतने इतने प्लाट नंबर पर ये मकान है, उस मकान के अंतर्गत एक रूम के अंतर्गत हम रहते हैं। क्या हुआ?
हमारा पूरा एड्रेस उसको देना पड़ा। तो एक वो रिकॉर्ड कि आप वहां रहते हैं उसका कोई रिकॉर्ड, तो बोले हमारा ये आधार कार्ड है, देखिए इस पे लिखा हुआ है पूरा, हमारा ये वोटर आईडी इस पे लिखा हुआ है, हमारा पासपोर्ट है इस पे लिखा हुआ है हमारा एड्रेस, तो आइडेंटिफिकेशन हो। तो वो लोकेशन कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ लिखा है, कौन सी फाइल कहाँ है सिस्टम के अंतर्गत, ये लिखा होता है फैट के अंतर्गत। फैट यानी फाइल अलोकेशन टेबल। कौन सी फाइल बूट सेक्टर के हार्ड डिस्क में कहाँ है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, फैट के अंतर्गत। कहा जाता है कि 512 बाइट आकार का सेक्टर होता है और इसके अंतर्गत पूरी हार्ड ड्राइव के बारे में बात कही कि पूरी हार्ड ड्राइव को पार्टीशन सेक्टर में बांट दिया जाता है और सेक्टर के अंतर्गत क्लस्टर पाए जाते हैं, क्लस्टर के ग्रुप में डेटा स्टोर होता है। तो एक से अधिक क्लस्टर के ग्रुप में, यानी यहाँ पर यदि इतनी क्लस्टर में फाइल नहीं आई तो वो आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे इस हार्ड ड्राइव को भरता जाएगा। फैट के बाद आता है रूट डायरेक्टरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रूट डायरेक्टरी की बात करें तो जब हार्ड ड्राइव में आप किसी फाइल को रखते हैं तो मेन डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी होती है और इसे बैकस्लैश सिंबल के द्वारा निरूपित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। यदि हम डॉस पढ़ते हैं तो डॉस में इसको लिखते भी है सी टर्मिनेटर बैकस्लैश ग्रेटर देन का सिंबल। ये कमांड प्रॉम्प्ट, आगे हम डॉस पढ़ेंगे तो वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। सी टर्मिनेटर बैकस्लैश और ग्रेटर देन का सिंबल लगा होता है। तो ये निरूपित करता है। सी यानी क्या है, तो ड्राइव लेटर फर्स्ट पार्टीशन उसके अंतर्गत 2 बिंदु लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि हम आप उस ड्राइव के अंतर्गत काम कर रहे हैं। बैकस्लैश जो है ये रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी के बारे में ये कहा कि एक मेन द्रोज है, द्रोज के अंतर्गत सब द्रोज है। हम लॉकर की द्रोज की बात करें या अपना काउंटर की द्रोज की बात करें, उसमें एक बड़ा द्रोज है और उसमें छोटे छोटे द्रोज है, उसमें हमारी फाइल रखी है। किसी भी फाइल को निकालने के लिए हमें मेन द्रोज को ओपन करना पड़ता है। तो हमारे हार्ड ड्राइव में ये मेन द्रोज है। चाहे आप सी को ओपन करें, चाहे आप डी को ओपन करें, चाहे आप ई को ओपन करें, चाहे आप एफ को ओपन करें, किसी को भी ओपन करने के लिए आपको इस रूट डायरेक्टरी को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया कि जिस प्रकार पैड की प्रारंभिक बिंदु उसकी जड़ें होती हैं, पैड की प्रारंभिक बिंदु उसकी जड़ें होती है, रूट होती है, उसी प्रकार सिस्टम आर्किटेक्चर में ये जो डायरेक्टरी है बैकस्लैश, ये रूट डायरेक्टरी, यही उसका मेन डायरेक्टरी, इसीलिए इसका नाम रूट दिया गया, जड़ डायरेक्टरी दिया गया। यानी पैड को चलाने के लिए जड़ों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार सिस्टम आर्किटेक्चर को चलाने के लिए या डेटा को चलाने के लिए इस रूट डायरेक्टरी की आवश्यकता होती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा रूट डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी से कहते हैं। बाकी का जो दूसरा भाग आता है वो है हमारा डेटा एरिया। तो डेटा एरिया बाकी कुल डिस्क स्पेस का 98% हिस्सा होता है और इसका कोई पार्टीशन नहीं होता, ये यूजर के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी यूजर जो चाहे जैसा चाहे डेटा इसमें स्टोर करके रख सकता है, उसका जिस प्रकार से पार्टीशन करना चाहे, उसमें जितनी डायरेक्टरी बनाना चाहे और उसमें जो डेटा रखना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो वो एरिया कहलाता है डेटा एरिया या डाटा भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में आप कंफ्यूज नहीं हो, इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं तो DATA लिखते हैं, हिंदी में लिखे तो ये लिखेंगे डेटा। तो डेटा डाटा, हिंदी में इसको डाटा नहीं लिखेंगे, डाटा नहीं लिखते, इसको डाटा नहीं लिखते, इसको डेटा लिखा है। तो डेटा कह दे, डाटा कह दे। चलिए, तो ये हो गया हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर। अगला हम पढ़ते हैं बूटिंग प्रोसेस, जिसकी हमने बात की थी। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो सिस्टम को, अभी हमने बात की थी कि सिस्टम को पावर ऑन करने से लेकर के विंडोज डेस्कटॉप या प्रिपेयरिंग डेस्कटॉप आने तक की पूरी प्रोसेस कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको भी हमें समझना होता है। तो बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत 7 स्टेप में बूटिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। अब बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपने पावर दिया तो हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आएगा? रैम में आएगा। रैम में आकर के कार्यकारी फाइलें रैम में आएगी, सब फाइलें नहीं आएगी, जो कार्यकारी आवश्यक फाइलें हैं
और यहां से आकर के सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करती है। किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम से। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस एग्जीक्यूशन की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पोस्ट। पोस्ट एन होता है पावर ऑन सेल टेस्ट। पावर ऑन सेल टेस्ट ने जैसे ही आपने पावर दिया तो बूट कंट्रोल कंप्यूटर का खुद ही ये चेक करता है कि क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस सर्किट ऐसा तो नहीं है जो निकला हुआ है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो वो कहलाता है पोस्ट। अगला आता है बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड की यदि हम बात करें तो वही बूट रिकॉर्ड होता है जो सिस्टम एरिया का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां से प्रोवाइड करवाता है। कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन? जैसे कि उसका बिट कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है, मेमोरी में स्पेस विवरण कितना है, कौन सी फाइल कहां सेव है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बूट रिकॉर्ड ही प्रोवाइड करवाता है। तीसरा होता है डॉस कर्नेल। कर्नेल की बात करें तो कर्नेल क्या है? कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तो बनता कैसे है? तो इसके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है, बेसिक सा एक प्रोग्राम तैयार किया, और इस प्रोग्राम को बोला जाता है सेल प्रोग्राम। ये सेल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर के यहाँ पर इंटरफेस करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं यूजर के बीच। यानी यूजर के जो सिग्नल्स हैं, जो भी यूजर कमांड देंगे, उनको ये हार्डवेयर तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कंपाइलर होता है उसी प्रकार का ये भी अपना कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन या इंटरफेस उपलब्ध करवाता है वो कहलाता है डॉस कर्नेल। और डॉस कर्नेल के बारे में कहा गया कि यह कंप्यूटर का जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है जो दोनों के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस उपलब्ध कराता है। अगला है डॉस कर्नेल के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें config.sys फाइल एक्टिवेट होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि कौन सा रैम है, रोम है ना, इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग करेगा उनको, और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगला आता है command.com। यदि हम डॉस की बात करें, ये डॉस की बूटिंग प्रोसेस में हमने डॉस को लिया है। यदि हम विंडोज की बात करें तो विंडोज की कुछ कार्यकारी फाइलें यहाँ पर आ जाएगी। तो command.com के अंतर्गत डॉस के इंटरनल कमांड से होते हैं। हम दो प्रकार के कमांड आगे पढ़ने वाले हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ऐसे कमांड जो पहले से मेमोरी में लोड होते हैं इंटरनल कमांड कहलाते हैं। ऐसे कमांड जिनका आवश्यकता के अनुसार अलग से डाला जाता है एक्सटर्नल कमांड कहलाते हैं। तो इंटरनल कमांड जहां सेव होते हैं वो लोकेशन कहलाता है आपका command.com। तो इंटरनल कमांड सेव होते हैं। अगला आता है autoexe.bat। ऑटो यानी खुद ही एग्जीक्यूट होती है, exe ने एग्जीक्यूट होती है, इसका एक्सटेंशन होता है बेट। तो ये ऐसी फाइल होती है जो खुद रन होकर के अन्य फाइलों को रन करवाने का काम करती हैं, वो कहलाती है autoexe.bat। बेच फाइल होती है। बेच फाइल क्या होती है? बेच फाइल वे फाइल होती है जिनके एक्सटेंशन बदले न जाते हों, वो कहलाती है हमारी बेच फाइल है। तो अगले स्टेप में autoexe.bat रन होती है, और इसके बाद लास्ट में आ जाता है डॉस प्रॉम्प्ट। यदि विंडोज का तो विंडोज कंसेप्ट यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो डॉस प्रॉम्प्ट आने पर ये बात पता चल जाती है कि बूटिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के क्लासेस में हमने पढ़ा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क एंड बूटिंग प्रोसेस। दोनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क को समझाएं या उसको पूरा डिटेल करें। दूसरा तो बूटिंग प्रोसेस से आप क्या समझते हैं समझाएं। तो बूटिंग प्रोसेस में आपको पूरा लिखना होगा कि क्या होता है, फिर उनके स्टेप्स ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे, क्योंकि स्टेप्स यही फॉलो होते हैं। उसके बारे में ये लिखने के बाद इनके बारे में डिटेल भी आपको बताना होगा। इनसे संबंधित जो सीपीसीटी या अन्य एग्जाम्स में हैं वो क्वेश्चन जो आते हैं वो पोस्ट का पूरा नाम आ जाता है, डॉस कर्नेल के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, नीचे ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, उसमें एक ऑप्शन डॉस कर्नेल भी होगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सिस्टम की फाइल्स, उनके फाइल के नाम और कौन कौन सी फाइलें
उनके प्रकार टाइप्स। अब इसमें वे पेरेंट्स भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दें जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है। यदि ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 5th से 12th तक के बीच में स्टैंडर्ड के हैं, तो उनको भी वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करवाएं। आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, आप बच्चों को मोबाइल दें, उसी टाइम के लिए दें क्लासेस के समय, क्योंकि ऐसे समय में ऑनलाइन पढ़ना ही एक माध्यम हो गया है। तो क्लासेस के लिए मोबाइल दें 1 घंटे और वो वॉच करें। प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, शार्प मेमोरी होती है, और वो एक बार पढ़ करके ही उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो उनको आगे आसानी होगी। ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट भी है और एडवांस कंसेप्ट भी है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारी जगह ये होता है कि वो पढ़ नहीं पाते जो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। बेसिक उनको पढ़ना चाहिए कि कैसे डेटा स्टोर होता है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ऐसे सभी चीजों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो डीसीए, पीजीडीसीए या बीसीए कर रहे हैं वो लोग तो ही वॉच करें ही, वो तो क्लासे अटेंड करें ही, लेकिन छोटी क्लास के स्टूडेंट भी क्लासेस को अटेंड करें, पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।